नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है समास। साथियों, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम धन आस। सम का अर्थ है उचित रूप से तथा आस का अर्थ है पास आना, अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ हुआ उचित रूप से पास आना। साथियों, हर भाषा अपने में कुछ ऐसा कौशल विकसित करती है कि वह कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक अर्थ व्यक्त कर सके। इसके लिए शब्द प्रयोग में संक्षिप्तता पर बल दिया जाता है और समास का जन्म कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। इस प्रकार समास की परिभाषा हुई, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। साथियों, बात करें समास और संधि की। संधि ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें दो ध्वनियों के मिलने से ध्वनिगत परिवर्तन होता है, जबकि समास शब्द के स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। साथियों, यह शब्दगत संक्षिप्तता दो तरह से हो सकती है। एक तो शब्द कम करके, जैसे उदाहरण के लिए दिन और रात में तीन शब्दों के समूह में से एक शब्द और को कम कर दें और दिन रात दो शब्दों द्वारा वही दिन और रात वाला अर्थ व्यक्त कर दिया जाए। दूसरी कोटि की संक्षिप्तता दो शब्दों को पास में बैठाने पर दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न एक तीसरा अर्थ देने से संबंधित है। एक नए अर्थ के लिए किसी नए शब्द का प्रयोग न कर पुराने शब्दों से ही नया अर्थ निकाला जाए। जैसे उदाहरण के लिए लंबोदर में गणेश का अर्थ दे देना। हालांकि लंबा है उदर जिसका, इसमें दो पद है, लंबा और उदर, इसलिए यहां पर लंबा उदर अर्थ न लगाकर हम एक नया ही अर्थ लगाते हैं, गणेश। इसलिए साथियों, समास में जो संक्षिप्तता होती है वो या तो शब्द को कम करके होती है या फिर एक नए अर्थ में होती है। साथियों, समास संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें शब्दों को कम कर दिया जाता है, लेकिन संधि में शब्दों की कमी नहीं की जाती। वहां दो शब्दों के निकट आने के कारण पहले वाले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे वाले शब्द की प्रथम ध्वनि में कहीं कुछ ध्वनिगत परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लंबोदर में लंबा तथा उदर में आ और ऊ के निकट आने पर लंबोदर बन जाता है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है। आ और ऊ के मेल से ये ओ बन जाता है, इसलिए लंबोदर शब्द बन जाता है। किंतु लंबा है उदर जिसका शब्द समूह को संक्षिप्त कर केवल लंबोदर बना देना ही समास की प्रक्रिया है। अतः साथियों, लंबोदर में पहले समास की प्रक्रिया चलती है और फिर संधि की। लेकिन दिन रात शब्द में समास तो है किंतु संधि नहीं है, क्योंकि यहां पास आने वाली ध्वनियां ही ऐसी है कि उनमें परिवर्तन ही नहीं होता, इसलिए यहां संधि नहीं होकर संयोग है। साथियों, जरूरी नहीं कि जहां समास हो वहां संधि भी हो। साथियों, समास में न्यूनतम दो पदों या शब्दों का होना अनिवार्य है। दो से अधिक पद भी समास में हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्योदय बेला, इस सामासिक पद का विग्रह करते हैं, जैसे सूर्य के उदय की बेला। साथियों, इस समास में तीन पद है, सूर्य, उदय और बेला। दूसरा उदाहरण देखिए, राजकुमार मित्र दलोत्सव। साथियों, इसका विग्रह देखिए, राजा के कुमार के मित्रों के दल यानी समूह का उत्सव। इस सामासिक पद में राज, कुमार, मित्र, दल और उत्सव ये पांच पद हैं। इसलिए साथियों, समास में न्यूनतम दो पदों का होना अनिवार्य है, लेकिन अधिकतम कितने भी पद हो सकते हैं। आइए बात करते हैं समास से संबंधित महत्वपूर्ण
शब्दावली की। साथियों, अधिकांशतः समास में दो पद होते हैं और इन दोनों पदों के आधार पर समास के पदों को पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद से आशय सामासिक पद का पहला पद यानी प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी सामासिक पद में रेल शब्द पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। उत्तर पद से आशय सामासिक पद का दूसरा पद, जिसे उत्तर पद या द्वितीय पद भी कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी में गाड़ी शब्द उत्तर पद है और उभय पद से आशय है दोनों पदों को उभय पद कहा जाता है। अब बात करते हैं सामासिक पद या समस्त पद की। साथियों, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति, योजक या अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है तथा इस समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द यानी समस्त पद उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर का सामासिक पद होगा रसोईघर। यानी दो पदों के मध्य जो विभक्ति, योजक या अव्यय होते हैं उन्हें हटाकर दोनों शब्दों को पास पास लिख देना ही सामासिक पद कहलाता है। अब बात करते हैं समास विग्रह की। सामासिक पद में लुप्त विभक्ति, योजक या अव्यय पदों को पुनः लिख देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर सामासिक पद है और उसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। साथियों, बात करें समास के भेदों की तो समास के प्रमुख भेद 4 हैं। एक समास में न्यूनतम 2 पदों का योग अवश्य होता है। समास के उन 2 पदों में से किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है और साथियों, अर्थ की इसी प्रधानता के आधार पर समास के 4 ही भेद माने गए हैं। समास के भेदों का वर्गीकरण का आधार पद प्रधानता है और पद प्रधानता के 4 आधार होने के कारण समास के भी 4 ही भेद माने गए हैं। जैसे पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान जिस समास में होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान जिस समास में होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं यानी उभय पद प्रधान समास द्वंद्व समास कहलाता है। और जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। साथियों, अधिकांशतः कर्मधारय और द्विगु समास को भी समास के अन्य भेदों में शामिल करके समास के 6 भेद मान लिए जाते हैं, जो गलत है। कर्मधारय और द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। क्योंकि समास का वर्गीकरण पद प्रधानता के आधार पर होता है और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु इन तीनों ही समासों में दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए साथियों ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं, स्वतंत्र समास नहीं है। समास का पहला भेद है अव्ययभाव समास। जो समास अव्यय का भाव दे, अव्यय की तरह काम करे, अर्थात अपना रूप सदैव एक ही रखे, बदले नहीं। साथियों, जिसमें अपरिवर्तनशीलता का भाव हो, जो किसी लिंग, पुरुष, काल, वचन के आधार पर अपना रूप परिवर्तित न करे। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन। साथियों, प्रतिदिन सामासिक पद का समास विग्रह है हर दिन। यहाँ प्रति उपसर्ग के कारण दिन शब्द भी अपना रूप नहीं बदलता, अर्थात प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं होता। इसलिए इस समास में प्रथम पद प्रति की प्रधानता के कारण यह अव्ययभाव समास है। साथियों, दिन शब्द का बहुवचन दिनों बन जाता है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग प्रति लगने पर यह अपना रूप परिवर्तित नहीं करता। इसलिए प्रथम पद की प्रधानता के कारण इसे अव्ययभाव समास कहा जाता है, अर्थात प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति का समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। यहाँ भी प्रथम पद अव्यय यानी यथा की प्रधानता के कारण समस्त पद किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात यथाशक्ति का यथाशक्तियाँ या यथाशक्तियों नहीं होता। शक्ति का
शक्तियाँ हो सकता है, लेकिन यथा अव्यय लगने के कारण यह सामासिक पद अपना रूप परिवर्तित नहीं करता। इसलिए साथियों, अव्ययभाव समास वह समास होता है जो व्याकरण की 5 कोटियों के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करता, अर्थात किसी लिंग, वचन, काल, पुरुष या कार्य के आधार पर अपना रूप परिवर्तित न करे। अव्ययभाव समास की संरचना 4 प्रकार से होती है। पहला, जब पहला यानी पूर्व पद उपसर्ग हो, जैसे प्रति उपसर्ग से बनने वाले सामासिक पद देखिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह है हर दिन। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। प्रतिक्षण, हर क्षण। प्रतिपल, हर पल। प्रत्यक्ष, अक्षी यानी आंख के आगे। प्रत्यक्ष में यण संधि है, प्रति धन अक्षी। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। प्रत्येक, प्रति धन एक, यण संधि हर एक। प्रत्युत्तर, प्रति धन उत्तर, उत्तर का उत्तर। साथियों, ये सभी सामासिक पद प्रतिदिन, प्रतिहिंसा, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्यक्ष, प्रत्याशा, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, ये लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। अति, अति उपसर्ग से बनने वाले सामासिक पद है अतिरिक्त, विग्रह होगा रिक्त से अलग। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। अत्याचार, आचार का अतिक्रमण, यानी इसमें भी यण संधि है, अति धन आचार। अत्यंत, अति धन अंत, विग्रह होगा अंत से भी अधिक यानी परे। अनु उपसर्ग से बनने वाले अव्ययभाव समास इस प्रकार होंगे। अनुकरण, विग्रह होगा कर्ण के अनुसार करना। अनुगमन, गमन के पीछे गमन। अनुदान, दान की तरह का दान। अनुसार, जैसा सार है वैसा। आ उपसर्ग से आपाद मस्तक, विग्रह होगा पाद यानी पांव से मस्तक तक। वि उपसर्ग से व्यर्थ, यानी यण संधि विधन अर्थ, जिसका अर्थ चला गया। विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। दर, जो उर्दू का उपसर्ग है, इससे अव्ययभाव समास होगा दरअसल, यानी असल में। साथियों, अव्ययभाव समास की दूसरी संरचना होगी पहला पद जब अव्यय हो, जैसे अकारण। अकारण में अव्यय होने के कारण अकारण का अकारणु नहीं बनता, इसलिए यह अव्ययभाव समास है। इसका विग्रह होगा बिना कारण के। परोक्ष, परोक्ष में पहला पद अव्यय, पर धन अक्षी, यानी अक्षी आंख से परे। भरपेट, पेट भरकर। यथा विधि, यथा जो अव्यय है विधि के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। सकुशल, स अव्यय आने से इसका विग्रह होगा कुशलता के साथ। सहपत्नीक, पत्नी के साथ। सावधान, सधन अवधान, यानी अवधान के साथ। इस प्रकार साथियों, जब पहला पद अव्यय होता है और उसके आधार पर पूरा सामासिक पद अपना रूप परिवर्तित नहीं करता, वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। साथियों, अव्ययभाव समास की तीसरी संरचना होगी दूसरा पद जब अव्यय हो, जैसे अवसरानुसार। इसमें अनुसार दूसरा पद अव्यय है, यानी अवसर के अनुसार। ध्यानपूर्वक, पूर्वक अव्यय आने से इसका विग्रह होगा ध्यान के साथ। कुशलतापूर्वक, कुशलता के साथ। नित्य प्रति, नित्य ही, यहां पर प्रति अव्यय लगने पर यह अपना रूप परिवर्तित नहीं करता। सरयू पार, सरयू के पार। दिन भर,
पूरे दिन, सेवार्थ, सेवा के अर्थ। साथियों, ये सभी सामासिक पद अव्यय आने से भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। साथियों, अव्ययभाव समास की चौथी संरचना होगी पद की आवर्ती से। इस प्रकार के अव्ययभाव समास में नाम पद यानी संज्ञा, विशेषण और क्रिया की आवर्ती होती है। जैसे संज्ञा की आवर्ती से घर घर, घर के बाद घर, इसका विग्रह होगा। दिन दिन, दिन के बाद दिन, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस प्रकार साथियों, जब संज्ञा शब्दों की आवर्ती होती है तब भी अव्ययभाव समास होता है। विशेषण की आवर्ती, जैसे एक एक, विग्रह होगा एक के बाद एक। सालों साल, विग्रह होगा साल के बाद साल। कानों कान, एक कान के बाद दूसरे कान में। इस प्रकार साथियों, यहां पे विशेषण शब्दों की आवर्ती हो रही है, इसलिए यह अव्ययभाव समास है। क्रिया की आवर्ती से बनने वाले अव्ययभाव समास, जैसे तना तनी, तनने के बाद तन्ना, देखा देखी, देखने के बाद देखना, भागम भाग, भागने के बाद भागना, लूटम लूट, टालम टोल और सुना सुनी। इस प्रकार के सामासिक पद है जिनमें क्रिया की आवर्ती हो रही है। अब बात करते हैं अव्यय की आवर्ती से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण अव्ययभाव समास की। जैसे धीरे धीरे, इसका विग्रह होगा धीरे के बाद धीरे। बीचों बीच, बीच के भी बीच में। सर्वनाम की आवर्ती से बनने वाले अव्ययभाव समास, जैसे कुछ न कुछ, इसका विग्रह होगा कुछ में से कुछ। कोई न कोई, कोई में से कोई। इस प्रकार साथियों, अव्ययभाव समास पद की आवर्तियों से बनते हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे विशेषण, चाहे क्रिया, अव्यय या सर्वनाम। जब इन पदों की आवर्ती होती है तब वहां पर अव्ययभाव समास होता है। साथियों, अव्ययभाव समास क्रिया विशेषण का काम भी करते हैं, अर्थात वे क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि उनका एक पद उपसर्ग या अव्यय हो सकता है किंतु दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। साथियों, यहां पर प्रतिदिन सामासिक पद अव्यय यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। रमन अत्यधिक सोता है, यहां पर अत्यधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करता, इसलिए अव्ययभाव समास है। राधा सार्थक बोलती है, सार्थक यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। साथियों, उपसर्ग या अव्यय लगने के बाद जब कोई सामासिक पद अपना रूप परिवर्तित नहीं करता तब वह अव्ययभाव समास कहलाता है। लेकिन उपसर्ग लगने के बाद भी जिन समासों में लिंग, वचन आदि के अनुसार रूप बदल जाता है वे अव्ययभाव समास नहीं होते, क्योंकि उनमें अव्यय होने का भाव नहीं होता। इस प्रकार के समास तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, क्योंकि उनमें दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थ की दृष्टि से भी और रूप परिवर्तन की दृष्टि से भी। साथियों, यह समास संज्ञा पदों के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में नहीं। संज्ञा पदों के बहुवचन बनते हैं किंतु क्रिया विशेषण के नहीं, अतः ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का समास विग्रह होगा क्रिया की क्रिया। साथियों, क्रिया का बहुवचन क्रियाएं बनता है, लेकिन यहां पर प्रति उपसर्ग लगने के बाद भी यह सामासिक पद अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, अर्थात प्रतिक्रिया से प्रतिक्रियाएं बन जाता है। जहां पर रूप परिवर्तन की बात आती है वहां पर अव्यय का भाव नहीं होता, इसलिए प्रतिक्रिया सामासिक पद में अव्ययभाव समास न होकर तत्पुरुष समास होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का बहुवचन होता है प्रतिबिंबो, यानी विग्रह होगा बिंब का बिंब। साथियों, यहां पर भी बहुवचन बन रहा है, इसलिए संपूर्ण जो पद है वह अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, इसलिए यहां पर भी अव्यय का भाव नहीं है, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण देखिए, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का बहुवचन होता है प्रतिध्वनियां, यानी विग्रह होगा ध्वनि की ध्वनि।
साथियों, यहां पर भी प्रति उपसर्ग लगने के बावजूद भी ये संपूर्ण सामासिक पद अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। इसलिए जब उपसर्ग लगने के बाद भी जिन समासों में लिंग वचन आदि के अनुसार रूप बदल जाता है और उनमें अव्यय का भाव नहीं होता, वहां पर फिर वह अव्यय भाव समास न होकर तत्पुरुष समास होता है। इसलिए साथियों, प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और प्रतिध्वनि ये सामासिक पद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। साथियों, पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद विशिष्ट अर्थ निकले तब अव्यय भाव समास न होकर बहुव्रीहि समास माना जाता है। जैसे उदाहरण है प्रतिकूल। प्रतिकूल में देखिए, कूल यानी किनारे से विपरीत। अब इसका जो अर्थ है वो क्या किनारे से विपरीत होता है? लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों ही पद यानी प्रति और कुल, इन दोनों का अर्थ नहीं निकलकर कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, जिसका अर्थ है प्रतिकूल यानी विरुद्ध। इसलिए यहां पर विशेष अर्थ निकलने के कारण यह अव्यय भाव समास न होकर बहुव्रीहि समास माना जाता है, क्योंकि यहां पर प्रति और कुल दोनों ही पदों के अर्थ नहीं निकलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अनुमति। अनुमति यानी मति के अनुसार। अब इसका जो अर्थ है वो मति के अनुसार यानी बुद्धि के अनुसार न होकर इसका तीसरा अर्थ निकलता है। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। इसलिए दोनों पदों से भिन्न अर्थ निकलने के कारण ये बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, अनुचर। अनुचर यानी पीछे चलने वाला। अब इसका अर्थ पीछे चलने वाला न होकर एक अन्य अर्थ आ रहा है, जिसका अर्थ है सेवक। इसलिए विशेष अर्थ निकलने पर यह अव्यय भाव समास न होकर बहुव्रीहि समास माना जाता है। इसलिए साथियों, भले ही उपसर्ग लग जाए, लेकिन अगर दोनों पदों का अर्थ नहीं निकलता है और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तब वहां पर बहुव्रीहि समास माना जाता है।